पश्चिम बंगाल, आपने पूछा कि भाई अभी चुनाव के दौर में क्या मुद्दे हैं, तो आपको बता दूं कि जो पश्चिम बंगाल एक समय में भारत की राजधानी अंग्रेजों के समय में हुआ करती थी, आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता था कि वहाँ के उद्योग धंधे पूरे भारत में अव्वल दर्जे के थे। आज वहाँ उद्योग धंधे पूरी तरह चौपट हो गए हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के नाम पर मैं आपको बताऊंगा कि कई बड़ी इंडस्ट्री बंगाल छोड़कर इसलिए चली गई क्योंकि वहाँ जिस तरह से नेक्सस, वहाँ जिस तरह से सिंडिकेट काम कर रहा है, उनको कमीशन चाहिए, अपनी इंटरफेयर करते हैं, यूनियनबाजी करते हैं, और अगर पैसा नहीं मिला तो वो नेता धरना प्रदर्शन करके कंपनियों को बंद करा देंगे। और इसीलिए इस परेशानी से लोग छोड़कर चले गए उद्योग धंधे वाले। ममता बनर्जी की सरकार आई तो ये जो है उद्योग नीति ऐसी बनाई जिसके कारण उद्योग धंधा चलाने वाले व्यापारियों को कोई राहत नहीं मिली और इसके कारण भी कई कंपनियां बंद हुई। उसका असर पूरा जनता पर पड़ रहा है। एक तरफ जहां अरबों रुपया बंगाल पर कर्जा है, दूसरी तरफ प्रति व्यक्ति जो आय है वो भी घटी है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और वो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा तो बंगाल के लोगों को लगेगा कि ममता बनर्जी के 15 साल में असल में ममता बनर्जी ने बंगाल को कितना बर्बाद किया है। आपको मैं बताऊं, अगर मैं EAC-PM के वर्किंग पेपर के अनुसार मैं डेटा रख रहा हूं, आप गूगल भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय GDP का जो हिस्सेदारी है वो पश्चिम बंगाल की, जैसा मैंने आपको कहा, 60-70 के दशक में 10.5% थी, वो आज घट करके लगभग आधी 5.6 रह गई है। राष्ट्रीय DGP में जो हिस्सेदारी है ये बढ़नी चाहिए थी। GDP की हिस्सेदारी लगातार पश्चिम बंगाल तरक्की करता तो बढ़ती, लेकिन वो GDP आधी रह गई। ये बता रहा है कि बंगाल किधर जा रहा है। प्रति व्यक्ति आय, जो औसत आय है, वो 83.7 ये % गिरी है, यानी वहाँ गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या कहीं ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश तरक्की कर गया, बिहार तरक्की कर गया, असम तरक्की कर गया, लेकिन बंगाल में प्रति व्यक्ति आय की जो ये घटोतरी हुई है, जो डाउनफॉल आया है, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। इसी तरह आपको बता दूं, बजट का जो अनुमान है वो वित्तीय वर्ष में जो रखा था 2025-26 में, वो राज्य का कर्जा उस अनुमान के अनुसार 8 लाख करोड़ रुपए है। आप सोच रहे हैं, 8 लाख करोड़, बहुत बड़ा कर्जा है। मुफ्त की योजना जो ममता दीदी सत्ता में रहने के लिए चला रही हैं, चाहे वो महिलाओं के खाते में पैसे दिए जा रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता ये जो चला रही हैं, तुष्टीकरण के कारण अल्पसंख्यकों को जो पैसा दिया जा रहा है। बंगाल का नव जन्मा हुआ बच्चा, जो बंगाल में बच्चा पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही उसके ऊपर 77,200 रुपये का कर्जा है, यानी प्रति व्यक्ति इतना कर्जा पहले से है। इसी तरह आपको बता दूं कि जो बजट है, उस बजट में जो पैसे आवंटित किए गए उसको ममता बनर्जी की सरकार इस्तेमाल नहीं कर पाई, जिसके कारण वो पैसा क्या होता है, फिर अगले साल के बजट में जाता है और विकास के काम हुए नहीं है। जितने पत्रकार इस समय वहाँ बंगाल में कवर करने के लिए दिल्ली और अन्य हिस्सों से गए हुए हैं, वो बताते हैं सड़कों का क्या हाल है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं और पैसा बजट में पड़ा है। आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 2024-25 में जो बजट में पैसा आवंटित किया गया वो 3,36 करोड़ रुपया वो बजट में आवंटित किया गया, लेकिन खर्च कितना हुआ, मात्र 3 लाख करोड़, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ और जो बचा हुआ पैसा रहा वो 36,000 करोड़ रुपया यूं ही पड़ा है। क्या वहाँ काम नहीं था? ये तो बंगाल के लोग बताएंगे कि क्या इतने काम हो गए, हाईवेज बन गए, सड़कें बन गई, वहाँ पर बिजली गांव-गांव तक पहुँच गई है कि वो पैसा कहीं इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। इसी तरह से आपको दूसरा उदाहरण बताऊं, 2025-26 में 3.74 लाख करोड़ रुपए आवंटित हुए बजट में और खर्च कितने हुए, 3.46 लाख करोड़ रुपए पैसा बचा रहा। विकास की दर इतनी धीमी है पश्चिम बंगाल की कि जो वास्तविकता में GSDP है वो 2012-13 उसमें 2021-22 की तुलना में अगर मैं बात करूं तो विकास की दर जो है वास्तविकता से वो
3% वो घट गई, जबकि राष्ट्रीय औसत दर जो है वो 5.6 है। यानी पूरे राष्ट्र के जितने भी देश के राज्य हैं उनका औसत निकाला जाता है तो वो है 5.6 और पश्चिम बंगाल में है 4.3। ये बता रहा है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल को कितना पिछड़ापन ममता दीदी ने दिया है। वामपंथियों की सरकार थी तो उस समय ये समझा जा रहा था कि उनको इस देश से लगाव नहीं है, रूस और चीन के इशारे पर चलते हैं, यूनियनबाजी ज़्यादा चलती है, टोलाबाजी कटमनी होती है और मैं उनको हटाऊंगी, यही कहकर ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। बंगाल के लोगों ने, भद्रलोक ने, खासतौर पर बेरोजगार युवाओं ने, महिलाओं ने ममता बनर्जी को इसलिए वोट दिया कि जो वामपंथियों के शासनकाल में होता रहा देश की आज़ादी से लेकर के और ममता बनर्जी के आने तक, लोगों को लगा कि वो वामपंथी हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, ममता दीदी आएगी तो ये तो शादी नहीं किया है। ममता दीदी बोलती थी, सबको लग रहा था ये तो बंगाल के लिए ही राजनीति में आई है, कुछ करेगी, लेकिन सबको निराशा हाथ लगी। ये आज हालत है। एफडीआई में 30% गिरावट आई है, 3,817 करोड़, और अब जो है वो घट कर के रह गया है 2,662 करोड़ एफडीआई। इसका मतलब क्या है? एफडीआई अगर घट रहा है कि आपके राज्य में ना तो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं, ना विदेशी कंपनियां कोई आपके यहाँ कंपनी लगा रही है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये लगातार घट रहा है। और ये बता रहा है जो लगभग 7,000 कंपनियां मैंने आपको बताया छोड़कर चली गई। मैं आपको आगे उनके नाम भी कुछ के बताऊंगा, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो छोड़ कर के गई। उद्योगपति केवल इसलिए छोड़ गए क्योंकि जो ममता बनर्जी की सरकार है उसको बोलने के बावजूद भी उन्होंने कहा भाई हम मजबूरी में उद्योग धंधा अपना यहाँ से बंद करेंगे, कोई नीति ऐसी बनाए सरकार। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण बार बार योगी शासन का देता हूँ, उन्होंने उद्योगपतियों को बिठाया योगी जी ने और उनसे पूछा आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके अनुसार उद्योग नीति बनाई। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने के लिए बिना ब्याज का लोगों को इजीली लोन मिल जाए बैंक से, उसके लिए, और एक्सपोर्ट करने के लिए मदद क्या कर सकती है सरकार, ये सारा काम किया। एमएसएमई सेक्टर का उछाल इसीलिए यूपी में आया। बंगाल में उल्टा हो रहा है कि वहाँ उद्योग नीति जो बन रही है वो उसका फ़ायदा सिंडिकेट्स को मिल रहा है, वहाँ वो माला माल हो रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। और इसीलिए आपको बता दूं 30 लाख एमएसएमई सेक्टर की नौकरियां खत्म हुई, युवा बेरोजगार हो गए। 18,450 एमएसएमई कंपनियां, लघु उद्योग बंगाल में बंद हो गए। जो युवा है वो बेरोजगार हैं, सड़कों पे हैं, तो दीदी उनको 1,500 रुपये 2,000 रुपये खाते में डालकर बस खुश कर दे रही है। इस बार भी घोषणा की है युवाओं को बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, 40 साल की उम्र तक देंगे। किन्हीं को लगता होगा कि मेरे खाते में 1,500 2,000 आ गया, बस दीदी को वोट दे देते हैं, लेकिन युवा ऐसा नहीं सोचता। युवा कहता है मुझे रोजगार चाहिए, ये भीख नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पर खुद खड़ा होऊंगा, मैं कमाऊंगा। और एमएसएमई सेक्टर में जुड़ा हुआ अभी देखिए केंद्र की जो योजना, कम से कम 20,000 रुपया एक युवा कमा लेता है तो अपना परिवार चला पाएगा। उसको विवाह करना है, बहन की शादी करनी है, माँ पिता का पेट भरण पोषण करना है, वो 1,500-2 हज़ार का जो मदद ममता दीदी दे रही है उससे थोड़ी होगा, रोजगार से होगा। लेकिन रोजगार दीदी के राज में खत्म। कुछ कंपनियां जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी कई कंपनियां, लगभग 15 से अधिक बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां छोड़ करके जो गई, नेटवेव टेक्नोलॉजी इंडिया, यूरेका फोर्ब्स, जेके टायर, सनातन टेक्सटाइल, ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, नेशनल इंडस्ट्रियल, ये इस तरह की कंपनियां हैं जो पश्चिम बंगाल से छोड़कर अन्य राज्यों में शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टोलाबाजी, कटमनी, ये जो चल रहा है, यूनियनबाजी, ये जो यहाँ सिंडिकेट चल रहा है, उसके कारण ये लोग परेशान हुए। 2016-17 से लेकर अभी तक ये हाल है। इसी तरह आपको बता दूं, इन्हीं कंपनियों के बंद होने के कारण जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं यहाँ पर, युवा 47.6 बेरोजगार घूम रहे हैं। इसी तरह डिप्लोमाधारी 31.3 जो डिप्लोमा होल्डर है वो बेरोजगार घूम रहे हैं। और कुल मिलाकर एक संख्या अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लगभग 50 लाख युवा पश्चिम बंगाल में आज की डेट में बेरोजगार है। ममता दीदी का खुद का आंकड़ा बताता है कि हम इतने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जब वो बोलती हैं
तो ये बता रहा है कि ममता बनर्जी बेरोजगारी भत्ता किनको दे रहे हैं? जो बेरोजगार हैं। वो तो बोलती है हमने तो रोजगार दिया है। कैसा रोजगार दिया? भर्ती घोटाला आपके सामने है कि युवाओं के नाम पर इतना धोखा किया गया कि जिन्होंने टीएमसी के लोगों को पैसा दे दिया उनका नाम लिस्ट में, और जो एक्चुअल में इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत की, पढ़ाई, अपना कोचिंग लिया, वो सब लिस्ट के बाहर। उनको केवल डंडा मिला पुलिस का अगर उन्होंने अपना हक मांगा। ये ममता दीदी है, उनके आंकड़े हैं। और इसीलिए आपको ये भी बता दूं कि बंगाल में एक सबसे ज़्यादा खेल के लिए अगर कोई दीवानगी है, क्रिकेट से भी ज़्यादा, वो है फुटबॉल। लेकिन यहाँ फुटबॉल के जो प्लेयर आए थे इंटरनेशनल, वो लियोनेल मेसी, उनका एक प्रोग्राम था और आपको पता होगा किस तरह की खबरें आई थी। वहाँ भगदड़ मच गई। क्यों मच गई? क्योंकि वीवीआईपी कल्चर के चलते, और वहाँ जिस तरह से मैंने आपको कहा कि टीएमसी का अगर बिल्ला लगा है तो वो तो पुलिस से भी नहीं डरता है। हमको अंदर जाना है, बाकी कोई जाए कि नहीं जाए। तो टिकट लिए वाले बाहर खड़े थे और बाकी टीएमसी के लोग अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, और जिसमें जो बवाल हुआ वो इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। यानी फुटबॉल के चाहने वालों को भी ममता दीदी ने निराश किया। ये बंगाल की आज की तस्वीर है। और इसीलिए युवा हो या उद्योग धंधा चलाने वाले लोग या एमएसएमई सेक्टर से जुड़े लोग, सभी चाहते हैं कि ममता दीदी की विदाई हो जाए। आपकी क्या राय? कमेंट जरूर लिखें। वंदे मातरम।